टाइम को श्रिंक करते जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी श्रिंक होते जाएगा। ये देखो कैसे दिखा, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। और श्रिंक करें, ठीक, ये देखो भाई इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन एक्स में माइनस, ये देखो माइनस की तरफ, वाई में प्लस है, प्लस आ गया तो ऊपर है, प्लस है ऊपर, तो रिजल्टेंट ये रहा, रिजल्टेंट बना दिया यार आपके लिए। नापना किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो मैंने तो लिख दिया डायरेक्ट 145। अब आप सोच रहे होगे कि सर कहाँ से आया, अभी बताते हैं। तो बच्चों मोशन इन अ प्लेन की है आज 9वीं क्लास, 9वां लेक्चर है। और जब हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा था तब मैंने आपसे कहा था कि भाई ये 2D जो मोशन होता है ना, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों में चेंज आता है, इसको समझने के लिए हमें वेक्टर्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो वेक्टर से एक अलग ही टाइप का गणित होता है, वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं उसको। तो मैंने आपको शुरू के 8 लेक्चर में सिर्फ वेक्टर ही वेक्टर पढ़ाया। आज समय आ गया है कि उन वेक्टर्स के स्किल्स को अप्लाई करके हम मोशन इन 2D को समझें या फिर मोशन अलोंग अ प्लेन को समझें। एक बात का ख्याल रखें, सरल शब्दों में यह है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक सीध में चल रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में सिर्फ बदलाव आ रहा है, तो वो 1D का केस है। अगर ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से चल रहा है, मतलब एक्स में भी चेंज आ रहा है और वाई में भी चेंज आ रहा है, वो केस है मोशन इन 2D का। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है, मतलब एक्स में चेंज आ रहा है, वाई में चेंज आ रहा है और जेड में भी चेंज आ रहा है समय के साथ, तो वो है केस मोशन इन 3D का। तो यकीन मानिए आप अगर मोशन इन 2D समझ जाते हैं तो 3D भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। और आप जानते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। इन सबके जरिए हम मोशन को व्यक्त कर सकते हैं या फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो की शुरुआत के 10 मिनट में लगभग मैं आपको एक फटाफट एक रीकैप करवा देता हूं। बड़े शानदार एनिमेशंस मैंने बनाए हैं मोशन इन 1D के लिए। अगर आप मोशन इन 1D को वेक्टर्स के नज़रिए से समझ जाते हैं तो मोशन इन 2D को भी वेक्टर्स के नज़रिए से समझ जाएंगे। अब 1D में तो हमने बस ये बोला था कि भाई इधर गया तो प्लस में लो, इधर गया तो माइनस में लो। अब इसको वेक्टर्स के परसेप्शन से हम लोग ज़रा देखते हैं। चालू करते हैं कहानी, और वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, नीचे प्लेयर सेटिंग में जाके 1.25 कर लो। चालू करते हैं कहानी, ध्यान से देखना। और अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो यार उसको जाके देखो, फिर इस लेक्चर को देखो, तभी मतलब है आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तो एक धावक है, एक रनर है, ठीक है, और रनर के ऊपर लगा है स्टॉप वॉच, ठीक, ओके, ऐसा मान लो। तो 0 सेकेंड पे वो लोकेशन ए पे था, 1 सेकेंड पे लोकेशन बी पे था, 2 सेकेंड पे लोकेशन सी पे था, वैसे ही डी पे था 3 सेकेंड पे। आप देख रहे हो कि ये डिस्प्लेसमेंट जो ए से बी की जो दूरी है वो बी से सी के मुकाबले कम है, और सी से डी का जो दूरी है वो बी और सी के बीच का जो दूरी है उससे ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है हर सेकेंड दर सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक एक्सेलरेशन डिसाइड कर रखा है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा लिखने से क्या होता है कि हमको समझ में आ जाता है कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितनी वृद्धि होने वाली है। तो 1 सेकेंड में जो वृद्धि होगी वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, समझ गए इतना तो। अब आगे देखते हैं। तो पहला सेकंड बच्चों जैसे ही समाप्त होगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी? उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2। दूसरा सेकंड जैसे ही समाप्त होगा उसकी वेलोसिटी 4, और तीसरे सेकंड पे 6, वैसे ही चौथे पे 8 और पांचवे पे 10। समझ गए? आप चाहो तो लोकेशन ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, बी से सी का निकाल सकते हो, सी से डी का निकाल सकते हो। कितना आएगा बताऊं? ये देखिए, मैंने तो कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्या फंडा लगाया। तो बच्चों ये सिंपली एक बच्चे वाला फॉर्मूला है। भाई हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले आप लोकेशन ए को देखो, ये है लोकेशन ए, कितना है? 0 है और ये 2 है। तो स्पीड कौन सा लोगे, 0 लोगे कि 2 लोगे? कन्फ्यूजन है, आप एवरेज ले लो। 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। टाइम कितना है? 1 सेकेंड है। आंसर कितना आएगा? इतना आएगा भाई, 1 मीटर आएगा। करके देख लो, 1 मीटर आएगा। एक और तरीका ये है, आप चाहो तो सिंपल ut + ½ at² भी लगा सकते हो। मैं लगा के दिखाता हूं आपको। ए से बी की बात कर रहे हैं बच्चों, हम ए से बी की बात कर रहे हैं। एस मतलब डी लग लो इसको, यहां पे डी लिखा है ना। आप लगा सकते हो ut + ½ at²। समय का ख्याल रखना है यार, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करनी है और बड़ी एडवांस्ड पढ़ाई करनी है हमें। तो शुरुआत में तो उसकी वेलोसिटी बच्चों 0 है, तो ये तो गया। प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने डिसाइड किया है 2, टाइम कितना है 1 और उसका स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आ जाना है? 1 मीटर आ जाना है।
यहाँ से भी सिंपल लॉजिक से कितना आया था, 1 मीटर आया था। ये समझ गए। अच्छा, आप चाहो तो इसको बी और सी के लिए भी लागू कर सकते हो। बी से सी के लिए लगाओगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 4 और 2 6/2 हो गया 3, तो ये आ गया 3 मीटर। सो लोकेशन बी से लोकेशन सी तक जाने में, ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 मीटर का हुआ। इससे निकाल सकते हो। ये तो 1 सेकेंड ही आएगा, एक्सेलरेशन 2 रहेगा, हाफ ए टी स्क्वायर रहेगा। देखो ध्यान से, ये रहेगा हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यू का जो वैल्यू है इस बार क्या हो जाएगा, अगर मैं बी से सी की बात करता हूं, ठीक है, डिस्टेंस जो है बी से सी का है, तो बी पे हमारे पास है कुछ इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना है 2, तो यहाँ पे 2 × 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। आंसर उतना ही आना है। अब मेरे ख्याल में समझ गए। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रिकैप करते हैं 1D का, फिर कूदते हैं 2D की दुनिया में। बड़े शानदार एनिमेशंस हैं, ठीक है। यकीन माने आपकी फिजिक्स की रुचि जो है ना, इस लेक्चर को देखने के बाद बड़ी बढ़ने वाली है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है, इमेजिन कर लो, ठीक। तो यहाँ पे तो 0 आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे आएगा 1, ओरिजिन से कितने दूरी पर है 1, ये पॉइंट ओरिजिन से कितने दूरी पर है, तो आप बोलोगे सर 3 + 1 मतलब 4। ये पॉइंट ओरिजिन से कितने दूरी पर है, तो आप बोलोगे सर 5 + 3 + 1 मतलब 9। वैसे ही जो अगला पॉइंट आएगा ना, मतलब चौथे सेकंड पे, वो रहेगा 16 की दूरी पर। सोच के देखना, नीचे कमेंट करके बताना मेरे को। और उसके बाद का जो पॉइंट आएगा, मतलब 5वें सेकंड पे, वो रहेगा ओरिजिन से 25 की दूरी पर। एनीवे, कुछ और करते हैं बात। मान लो हमें समझना है पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, यही सारी चीजें तो हैं जिसके जरिए हम मोशन को समझते हैं। तो एक काम करते हैं, मान लो आप जो है यहां पे खड़े हैं, बी पे खड़े हैं। तो अगर आपको मैथमेटिक्स आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, और आप अगर मेरे से पूछते हैं कि सर मैं कहां पे खड़ा हूं जरा बताइए, तो मैं बोलूंगा कि यार आप x = +1 पे हो, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स की दुनिया में हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आप क्या हो, आपका पोजीशन वेक्टर है i कैप। उसी प्रकार से अगर आप यहां पे खड़े हो और आप मेरे से पूछते हो कि सर मैं कहां पे हूं, तो सिंपल मैथमेटिक्स से आप x = +4 पे हो, लेकिन वेक्टर्स के वातावरण में आप हो, या फिर आपका पोजीशन वेक्टर है 4i कैप। चलो एक b और d, मान लो विस्थापन जो है b से d के लिए हुआ, डिस्प्लेसमेंट b से d का हुआ। d के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, कितना होगा पता है, 9i कैप। ये d का पोजीशन वेक्टर है। तो अगर कोई पूछे कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट, मतलब आप स्वयं जो दौड़ रहा है, बी से डी में आप जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है भाई, इतने का हुआ है। मुद्दे की बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारे पास काफी सारे डेटाज इकट्ठा हो गए हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सटी प्लॉट होता है, पोजीशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अभी देखोगे तो पोजीशन हॉरिजॉन्टल में, इसको ऐसा रख दो, ठीक है, तो पोजीशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट बनाते हैं। तो हर 1 2 3 4 5 सेकंड पे, हर एक सेकंड पे वो उसका पोजीशन क्या था, उसको मैं यहां पे प्लॉट करूंगा। 0 पे तो वो 0 था बच्चों, 1 पे वो कहां था, तो 1 पे जो उसकी पोजीशन थी 1 थी, तो ये लो बना दिया। 2 सेकंड पे वो कहां था, उसका पोजीशन 4 पे था, तो ये लो 2 पे 4 बना दिया। तीसरे सेकंड पे वो पोजीशन क्या था, 9 था, चौथे पे 16 था, और 5वें पे 25 था। इन सारे पॉइंट्स को ना एक सही क्रम में आप जोड़ दो एक स्मूथ कर्व के थ्रू, तो ये बन गया आपका एक्सटी प्लॉट। बात लेकिन यहां पे खत्म नहीं होती, ठीक है। अब देखें आप, हमें पोजीशन वेक्टर समझ में आ गए, सिर्फ बी और सिर्फ डी की बात करें तो, अच्छा, और बी से डी की बात करें तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, मैं बड़े फुर्सत से बताऊंगा आपको सारी चीजें। एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में या वस्तु में, उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसी प्रकार से हमने डिफाइन किया है, ठीक है। अभी एवरेज वेलोसिटी पहले बताते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस ही बताएंगे, बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। शानदार मेरे पास डेमोन्स्ट्रेशंस है। मान लीजिए मुझे पॉइंट बी और डी के लिए, बी मतलब 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे ये, और डी मतलब तीसरे सेकंड पे, इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इसका क्या तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 1 सेकंड में डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, ठीक है। 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। सिंपल, आप क्या करो, बी को डी से ज्वाइन कर दो,
यहाँ पे ये ट्राइंगल बना दो। आप देखो पहले यहाँ 1 पे है, अब 9 पे है, इनिशियल से फाइनल। तो कितना विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट 8 का हुआ, कितने देर में? तो सर यहाँ पे स्टॉप वॉच की रीडिंग थी 1, यहाँ पे थी 3, मतलब 3 - 1 कितना हो गया, 2 सेकेंड्स। तो ये यहाँ पे मैंने 2 सेकेंड लिखा, चाहो तो नाप सकते हो। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 8/2 कर दो। अच्छा, जो 8 है वो 8 आई कैप है, मतलब कौन सी दिशा में, पॉजिटिव एक्स दिशा में। ठीक, आप यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करो, ये आपका आंसर आ गया एवरेज वेलोसिटी का। अब एक और मुद्दे की बात मैं बता देता हूं आपको, जरा ध्यान से सुन लो बच्चों, ठीक है। आप एक चीज पे ध्यान दो, ये जो मैंने बीडी खींचा ना, यहाँ पे बीडी कुछ नहीं है, आपने कर्व में 2 पॉइंट्स लगाए, एक को बी बोला, दूसरे को डी बोला, तो बीडी को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। अब इस कॉर्ड का जो स्लोप होता है ना, कॉर्ड का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब क्या होता है आपको पता होगा, मैथमेटिक्स में स्लोप मतलब होता है tan थीटा। इसी स्लोप को हम कहते हैं, ये कौन सा, एक्सटी ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, एक्सटी ग्राफ, ठीक है। ये जो स्लोप होता है इसी को हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। आप चाहो तो देख लो, ये यहाँ पे एंगल बनेगा, मैं कलर को चेंज करता हूँ, ये थीटा है, अगर आप tan थीटा कैलकुलेट करोगे तो ये tan थीटा निकल के आएगा 8 आई कैप डिवाइडेड बाय 2। इसी tan थीटा को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। यार ये चीज़ें जो है ना, अच्छे से याद रख लो यार, कोई नई चीज़ मैंने नहीं बताई है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का ही रूप है। कब? जब टाइम को बहुत छोटा कर दिया जाए, या फिर टाइम इंटरवल को श्रिंक कर दिया जाए। टाइम इंटरवल को जब हम बहुत छोटा बना देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा हो जाता है, उस समय हमको जो वैल्यू मिलती है वो एवरेज वेलोसिटी, मतलब उस समय जो एवरेज वेलोसिटी मिलता है वो ही बाय डिफॉल्ट क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। मैं समझ रहा हूं आप लोग को ये समझ में नहीं आया है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए मुझसे कहा जाता है कि यार 2 पॉइंट्स मत सिलेक्ट करो, बी और डी, एक पॉइंट सिलेक्ट करो और वहीं पे वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ, तो हम उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, मान लीजिए मेरा मन है कि 2.5 सेकंड पे, 2.5 सेकंड्स पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे इसको अप्रोच कैसे करेंगे भाई, हमने तो डिसाइड कर लिया वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो 2 पॉइंट चाहिए। एक काम करते हैं, दूसरा पॉइंट लगाते हैं। ये लो यहाँ पे दूर में रैंडमली एक पॉइंट लगा लिया, इसको बच्चों हम फिक्स रखेंगे। इस पॉइंट को कर्व के अलॉन्ग हम मूव करवाएंगे, ये फ्री रहेगा, फ्री टू मूव रहेगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखें, ट्राइंगल बना लेते हैं और ये कॉर्ड भी मैं बना लेता हूँ। ठीक है, याद है ना, कॉर्ड का जो स्लोप रहता है वो एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो फिर से याद रखें, जो टाइम इंटरवल है उसको आपको श्रिंक करना है। अभी आपको टाइम इंटरवल कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रहा है, इसको हमको छोटा करना है। छोटा कब होगा, जब इस पॉइंट को मैं इस तरफ खींचूंगा, ये लो खींचते हैं, छोटा हुआ, ये लो और खींचते हैं, और छोटा हो गया टाइम इंटरवल, ये लो और खींचते हैं, और छोटा हो गया टाइम इंटरवल। बच्चों इसको छोटा करते जाना है, इसलिए यहां पे लिखा गया है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखें, इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूं और चलिए एक और डायग्राम बनाते हैं। अब ये बात को आप बड़े ध्यान से समझें, यहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना, बड़ी बढ़िया चीजें बताएंगे आपको। इस ट्राइंगल को ना मैं यहां पे रिक्रिएट कर लेता हूं। ये है कॉर्ड, पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं, ये लाल रंग का कॉर्ड है ये यहां पे। ठीक है, और ये यहां पे कुछ एंगल बना रहा है, मान लो θ1, तो इसका निकलेगा हमारा tan θ1। यही tan θ1 क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा, ऐसा बोल सकते हो। वैसे ही आप मान लो इस पॉइंट को इतना क्लोज ले आए, इतना क्लोज ले आए कि लिटरली आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे एक ही पॉइंट आपको नजर आ रहा है। अब मान लो आप 1000 गुना जूम करते हो तो आपको दिखता है कि भाई दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ फासला है, कुछ दूरी है। ठीक है, अब दूर से तो हमको इतना नजर नहीं आ रहा है। ठीक, अब यहां पे अगर मैं ऐसा करके खींचूं तो ये टेंजेंट है। अब अगर मान लो बच्चों मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, मैं कहता हूं यहां पे एंगल θ2 बन रहा है, तो इस θ2 के रिस्पेक्ट में जब आप tan θ2 निकालोगे ना, ये जो है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और बात समझिए, इसका स्लोप देखिए, इस वाले का स्लोप देखिए, और इस वाले का स्लोप देखिए, यहां का स्लोप देखिए। ठीक, ये दोनों स्लोप जो हैं
ये बिल्कुल लगभग सेम है, यकीन माने। स्लोप ऑफ द कॉर्ड ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखता हूं मैं मैथ्स की भाषा में, स्लोप किसका, कॉर्ड का, इज इक्वल टू स्लोप किसका, टैंजेंट का। ये जब परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है उस समय आप बोल सकते हैं कि सर हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। बस इस पल को हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज किया है और dx/dt हम लोग करते हैं। आपको करके बता देता हूं मैं। देखो एक चीज तो आपको पता है, x बराबर डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ये हमें अच्छे से पता है। कहीं ना कहीं इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। देखिए ध्यान से देखें, बड़ी शानदार चीजें हैं ये सब, करें, ठीक। यही है एवरेज वेलोसिटी, बहुत ही छोटे से इंटरवल के लिए ही कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। x का वैल्यू यहां पे प्लग इन कर दो बच्चों, आप इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर दो, टी और टी स्क्वायर का 2t, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, ये आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपका पुराना काइनेमेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, कुछ नया नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन 2 लिया था हमने, टाइम 2.5 है, तो ये देखो हो गया सॉल्व। वैल्यू प्लग इन करो 5 I cap मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरे ख्याल में हर चीज़ मैंने ग्राफिकली आपको समझाई है और चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे हो, इक्वेशंस को ग्राफ से रिलेट कर पा रहे हो। चलिए काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम, अब समय आ गया है कि हम मोशन इन 2D को बड़े प्यार से समझें। 2D मोशन, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में अगर कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं तो वो 2D मोशन का केस है। 2D मोशन को भी समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट का, जैसे डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड का मतलब वेलोसिटी का, जैसे चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड मतलब एक्सेलरेशन का। कैसे करना है समझाते हैं आपको बड़े प्यार से। आप ऐसा मान के चलो, एक ड्रोन कैमरा ना, ऊपर में एक ड्रोन लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे ग्राउंड है, फ्लैट ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपके साथ है कार, ठीक है, लैम्बोर्गिनी में है आप हो, ऐसा मान लो, कार को मस्त चला रहे हो, मोड़ रहे हो, ड्रिफ्ट कर रहे हो, और ड्रोन जो है आपके ऊपर नजर रख रहा है ऊपर से, बहुत ही सुपर एडवांस ड्रोन है वो, और ड्रोन ये देख रहा है कि किस समय t = 0 सेकेंड्स पे आप कहाँ थे, मतलब आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे थे। ड्रोन ये देख रहा है कि t = 10 सेकेंड पे आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कहाँ थे। कुल मिला के आपकी पूरी जानकारी कहाँ पे जा रही है, ड्रोन कैमरा के पास जा रही है, और वो एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो मेरे पास सारा डेटा आ रहा है। कुछ इस प्रकार से आपको सोचना है, ठीक है। तो ये हो गया ड्रिफ्ट। देखो हर पल क्या चेंज हो रहा है भाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अच्छा, जब हम लोग मोशन इन 1D पढ़े थे, आपको याद होगा, मैंने एक्स को यहाँ पे बनाया था और टी को यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे यार टाइम को एक डायमेंशन में यहाँ पे नहीं लगा सकता, हालांकि हम टाइम का ख्याल रखेंगे, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों में चेंज आ रहा है, तो भाई दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस यूज हो गए। अब टाइम को आप कम से कम एक्सिस में तो भूल जाओ, अलग से हम ध्यान रखेंगे उसका, ठीक है। चालू करें कहानी, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर समझते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिखाते हैं, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। ऐसी फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको कि आपको प्यार हो जाएगा काइनेमेटिक्स से। देखिए क्या भी एक मैं ट्रैक बनाता हूं, ठीक है। ग्राउंड में आप ऐसा मान लो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ना, जिस ग्राउंड में आप कार चला रहे हो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राउंड में छपा हुआ है, ऐसा मान लो, ठीक। और आपने कार को चलाया कुछ इस पथ में, इस पाथ में, हिंदी में पथ कहते हैं, इस ट्रैक में ऐसा कह लो, यहां से गए और यहां तक चलाया। मान लीजिए हमें अभी यह सीखना है कि भाई पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं। एक काम करते हैं, पोजीशन वेक्टर समझने के लिए एक मैं कर्व में बिंदु अंकित करता हूं। वो कर्व एक ट्रैक है, आप इस ट्रैक में जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट लगाते हैं, ये रहा, ठीक, और एक और पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, चेंज इन पोजीशन के लिए, ठीक। इस पॉइंट को 1 कहो, A कहो, इसको 2 कहो, B कहो, एक ही बात है, ओके। जब आपकी कार यहां पे है, जब आपकी कार यहां पे है, तो उसका पोजीशन क्या है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने के लिए बच्चों हम यूज करेंगे वेक्टर्स का, ठीक। अब मैं यहां पे सारी कहानी लिखते जाऊंगा, एक एक करके पॉइंट वाइज लिखते जाऊंगा, आपको फॉलो करना है। क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, पोजीशन वेक्टर। क्या, पोजीशन वेक्टर
कहां पे, एट लोकेशन 1। इस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं चाहूं तो OA लिख सकता हूं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं चाहूं तो R1 लिख सकता हूं, और ये कितना आएगा बच्चों, ठीक है, यहां पे लिखें, चलो यहीं पे लिखते हैं, R1 बराबर आ जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ये x1 y1 कहां से आ गया, तो मैं क्लियर कर देता हूं इस बात को भी। x1 और y1 कहीं से आया नहीं है, ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे इसको हमने क्या बोला, x1, y1, इसका जो कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, x2, y2। ठीक, जरा पोजीशन वेक्टर देखना चाहते हो असल में वो दिखेगा कैसे, अभी दिखाते हैं यार। देखो ये है पोजीशन वेक्टर, ये है R1, ठीक, ये कोऑर्डिनेट x1 है, ये कोऑर्डिनेट y1 है, तो पोजीशन वेक्टर R1 क्या हो गया, x1 i कैप y1 j कैप। अच्छा, अगर ये समझ गए ना तो ये पोजीशन वेक्टर B के लिए भी आप लिख सकते हो। B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा जरा सोच के बताओ, इतना क्या सोचना यार। ये लो पोजीशन वेक्टर कहां पे सर, 2 पे, क्या लिखेंगे सर, OB लिखेंगे, क्या लिखेंगे OB मतलब R2 लिखेंगे सर, और क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों x2 i कैप प्लस y2 j कैप। पहली चीज तो ये हो गई। 1D में आपको याद होगा जब मैं आपको एग्जांपल बताया था, मैंने कहा B पे है, फिर D पे गया, B पे कितना था, i कैप था, D पे कितना था, 9 i कैप था, मतलब जो भी था एक ही डायरेक्शन में था, सिर्फ i कैप था, j कैप था क्या, नहीं, बस यहाँ पे एक और आ गया, j कैप जुड़ गया, और कुछ थोड़ी ना है, ठीक है। अब कोई पूछता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा है चेंज इन पोजीशन या चेंज ऑफ पोजीशन कह लो आप, डिस्प्लेसमेंट बोलो या आप लिखो चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो पिछली बार जब 1D का केस में पढ़ा रहा था मैं लिख रहा था डेल्टा एक्स, क्योंकि सिर्फ एक्स में बदलाव आ रहा था, यहाँ तो एक्स और वाई दोनों में बदलाव आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ अलग नाम देंगे, यहाँ पे नाम देंगे डेल्टा आर, डेल्टा आर, तो वो रहेगा, यहाँ था यहाँ चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर A से B की दिशा में ये रहा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे ये भी बता देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर क्या लिखोगे आप, R2 माइनस R1, x2 माइनस x1 और i कैप कॉमन आ जाएगा, y2 माइनस y1, j कैप कॉमन आ जाएगा। चाहो तो यहां पे लिख लो, ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, यहाँ पे i कैप प्लस y2 माइनस y1 और यहाँ पे j कैप आ जाएगा। अल्टीमेटली आप क्या लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर ये होगा डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। ये लो डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया मैंने, ठीक है। पहले एक काम करो, इतना नोट करो, क्योंकि मेरे को थोड़ा जगह बचा के रखना है, यहाँ पे कई सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। इसको नोट कर लो, पॉज कर लो और नोट कर लो, हो गया। अच्छा, मैं सीधा मुद्दे की बात लिख रहा हूं यहां पे। हाँ, हमने कैलकुलेट किया डिस्प्लेसमेंट को हमने डिनोट किया डेल्टा आर, ये ऊपर लगेगा एरो, ये कितना आ गया, ये आ गया डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। बड़े सम्मान के साथ इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, क्योंकि इसी डिस्प्लेसमेंट को पर सेकंड आप जब कैलकुलेशन करोगे तो वही बनने वाला है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो इसको थोड़ा सम्मान के साथ बॉक्स में बंद कर देते हैं। हाँ जी, समझ गए? चलो और बताते हैं बातें। सर डिस्प्लेसमेंट तो समझ गए, ये रहा सर ए से बी तरफ का डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और भी कुछ बात बताऊं क्या इसके बारे में? नहीं बताता? अच्छा चलो बता देता हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये डेल्टा एक्स क्या है और डेल्टा वाई क्या है, तो चलो मैं बता देता हूँ। इसको कुछ ऐसे समझो बच्चों आप, हरा नहीं यार, कुछ और रंग लेते हैं हम, लाल रंग ही लेते हैं। ये कुछ ऐसी कहानी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये है आपका डेल्टा एक्स, और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ना, ये क्या है आपका डेल्टा वाई। समझ गए तुम लोग? ठीक है, तो पहले इस तरफ चले फिर नीचे चले, हो गया डिस्प्लेसमेंट। जी सर, बढ़े आगे? ठीक है, अब
डिस्प्लेसमेंट के बाद सर अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो चलो यार मैं लिख लेता हूं यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग सीखने वाले हैं कि एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, लिखते कैसे हैं? आप ऐसा लिखो भी, ठीक, वेलोसिटी है तो आपको एरो लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे AVG करके लिख देता हूँ यार, देखो ये मेरा स्टाइल है। इंस्टेंटेनियस रहेगा तो मैं AVG हटा के INST कर देता हूँ। कई पुस्तकों में आप देखोगे V के ऊपर ऐसा लिखता है, इसको एवरेज वेलोसिटी बोलता है, ऐसा लिखता है, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहता है। मैं लिख देता हूँ, फालतू का टेंशन ही खत्म। ठीक है सर, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? मेरे रूम में बड़े मच्छर आ गए हैं यार आज, क्या दिक्कत है? चलो आ गए तो आ गए, समझे? एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? सर हम तो ये जानते हैं एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मैं डेल्टा x लिखता था, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा r लिखूंगा डिवाइडेड बाय वह टाइम इंटरवल। अब ये टाइम इंटरवल क्या चीज़ है ये बताते हैं, क्योंकि टाइम तो हमारे एक्सिस में है ही नहीं, हमारा तो एक्सिस एक x है और ऊपर y है, तो टाइम को अलग से मेरे को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो बच्चों टाइम t1 है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम t1 प्लस डेल्टा t, तो कितना समय बीत गया? अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बोल सकते हो कि भाई सर हमारा जो समय बीत गया है वो है डेल्टा टी, क्योंकि आप इसको अगर माइनस करोगे ना कि t1 प्लस डेल्टा टी, ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम t1, तो आपका आंसर कितना आना है? डेल्टा टी आना है। समझ गए आप लोग? ठीक है, अच्छा ये है सर, जी सर यही है। अब जरा कैलकुलेशन करें, ठीक, तो यहां करता हूं कैलकुलेशन, सीधा मुद्दे की बात यहां पे लिखेंगे। डेल्टा आर तो आपने कैलकुलेट करके रखा है, आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्लग इन करो बच्चों। डेल्टा आर की जगह क्या लिखोगे? डेल्टा आर की जगह कहाँ पे लिखूँ मैं? यहीं पे लिख दूँ, ये लो। डेल्टा आर की जगह लिखोगे डेल्टा एक्स आई कैप प्लस सर डेल्टा वाई जे कैप, और इस पूरे को हमको डिवाइड करना है डेल्टा टी से। अब आप क्या करो, इसको स्प्लिट मार लो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे आ जाएगा आई कैप प्लस आ जाएगा डेल्टा वाई बाय सर डेल्टा टी हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जे कैप। अब ये जो है ना बच्चों, ये जो है ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है अगेन, बट ये कौन से डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये सब भी मत लिखो, आप सीधा लिखो Vx और आई कैप, ठीक है। आई कैप लगा है ना तो टेंशन ही नहीं है। ये जो है आपका डेल्टा वाई है, चेंज इन वाई, ठीक, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये आज आपका आएगा Vy जे कैप, बस हो गया। ये आपकी कैलकुलेट हो गई क्या? एवरेज वेलोसिटी। ये सबसे जनरल फॉर्मूला लिखा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको फटाक से नोट करो, आप पॉज करो और नोट कर लो। कर लिए? मैं सीधा इसकी फाइनल वैल्यू लिख देता हूं, एक एक करके सारे फॉर्मूलेज यहां पे आ जाएंगे, डेरिवेशंस भी मैं करते जा रहा हूं आपको, ठीक। हाँ जी, हाँ क्या आ गया? वी एवरेज, ये यहां बड़े प्यार से लिखते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। लवली, बहुत सुंदर। तो सर एवरेज वेलोसिटी भी समझ गए, ठीक है बच्चों। अब समय आ गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझने का। वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा शानदार एनिमेशन बनाया है, आप समझ जाओगे सब बड़ी जल्दी से। देखो, हाँ जी, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा पीछे चले, क्या पीछे कुछ मैंने बनाया था, ये रहा, ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यही तो करना है आपको। सेपरेट कंपोनेंट्स एक्स में और वाई में सब मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो मुद्दे पे आते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें समझना है, ठीक है। लिख लो यार, वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, मैं बड़े फुर्सत से पढ़ाने वाला हूं आज। क्या सर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। कैसे लिखते हैं बच्चों? सर वी लिखते हैं, ऊपर एरो लगाते हैं, INST इज इक्वल टू, वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है dr/dt, लेकिन अभी ये लिखना सही नहीं रहेगा, ठीक। मैं आपको बताता हूं, जब भी कभी भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हो, उसका मतलब एवरेज वेलोसिटी ही होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने का मतलब एवरेज वेलोसिटी ही होता है। मतलब आपको करना डेल r/डेल t ही है।
डेल आर में एक्स का में भी चेंज आ जाएगा और वाई में भी चेंज आ जाएगा, लेकिन ये जो चेंज आपको देखना है ये बहुत ही छोटे से समय सीमा के लिए देखना है, टाइम इंटरवल के लिए लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो अभी देखो टाइम इंटरवल तो अच्छा खासा था यहाँ पे, अब टाइम इंटरवल को हमको श्रिंक करना है, छोटा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और एक समय पे जो कॉर्ड का स्लोप रहेगा वही टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो आप, अभी 2D का केस देखो, हम क्या कर रहे हैं, तो सर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ पे, तो सर 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर 1 को एक काम करते हैं, 1 को फिक्स रखते हैं, और एक बी पॉइंट थोड़ी दूरी पे मैंने लगा लिया है, और उसको हम मूव करेंगे कर्व के अलॉन्ग, ठीक है जी, करें। तो ये R1 है और R2 है, बड़े ध्यान से देखना, पोजीशन वेक्टर्स जो है ना वो भी चेंज होंगे, मतलब ये 2 वाला चेंज होगा, 1 वाला तो वहीं पे फिक्स रहेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है धीरे धीरे धीरे, अगर आप टाइम को श्रिंक करते जाओगे 2 पॉइंट्स के लिए, एक को फिक्स रख रहे हो, दूसरे को मूव कर रहे हो, टाइम को श्रिंक करते जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी श्रिंक होते जाएगा। ये देखो कैसे दिखा, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, और श्रिंक करें, ठीक, ये देखो भाई, टाइम को श्रिंक करते जाओगे, छोटा करते जाओगे तो दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो भी कम होती जाएगी, और करना है, ये लो, इससे बढ़िया विजुअलाइजेशन और क्या होगा। इतना समझ में आया? अब बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों पॉइंट्स इतने नजदीक आ जाएंगे कि वो जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड, इस पॉइंट से पास होने वाला कॉर्ड और इसी पॉइंट से पास होने वाला टैंजेंट, लगभग उन दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपकी एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो कंडीशन ऐसी होगी, जरा ध्यान से देखो आप, ये ठीक, और यहां पे जरा मैं टैंजेंट खींच लूं, ये जो टैंजेंट है ये किसको दर्शा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। यार हमको ना थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा, मैं एक बार फॉर्मूला भी इसमें लिख दूंगा आपके लिए, इसको मैं जरा यहाँ पे देखो, इसको जूम करते हैं हम लोग, यहाँ पे बनाते हैं, ये दोनों पॉइंट जो है ना बड़े नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं, और अगर आप ध्यान से देखो ये लाइन जिस डायरेक्शन में और ये वाला लाइन जिस डायरेक्शन में, लगभग दोनों सेम डायरेक्शन में, या फिर दोनों हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल बना रहे हैं। इसको पहले बनाता हूं मैं, ये देखा, मान लो ये जो पॉइंट है वो कुछ टाइम t है, और ये पॉइंट क्योंकि थोड़े से दूरी पर है, डेल्टा टी का इंक्रीज आएगा t1 में, तो t1 प्लस डेल्टा टी, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना समय बीत गया, तो आप क्या बोलोगे, तो भाई डेल्टा टी समय बीत गया, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात आती है। अब देखिए ये दोनों हो तो गए हैं बहुत पास, अब समय आ गया है कि मैं इसी में आपको करके दिखा देता हूं कि कहानी क्या हुई है। यहां पे प्यारे बच्चों जो एंगल बनेगा, बड़े ध्यान से देखना है आपको, यहां पे दिस एंगल, अगर यहां पे थीटा बन रहा है तो लगभग यहां पर भी कितना एंगल बनेगा, थीटा, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना है, टैंजेंट एट एनी पॉइंट, tangent at any point on xy plot of 2D motion, ऐसा आप कह लो, xy plot of 2D motion is, या फिर ऐसा लिखो, gives the direction of instantaneous velocity। ये देखिए, अगर यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा जाएगा, बात समझ में आया। अगर यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊं तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा जाएगा। तो आप कहीं पे भी उस कर्व में टेंजेंट खींचेंगे ना पॉइंट लगा के, वो बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन कैसे होगा तो अभी बताते हैं, कैलकुलेशन की कहानी तो अलग ही है। अच्छा, ये एवरेज वेलोसिटी तो समझ में आया था आप लोग को, ठीक, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप। अब जरा इसकी बात करते हैं, जरा वैल्यूज प्लग इन करते हैं बच्चों हम लोग। डेल्टा आर तो आपको पता है, डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, लेकिन यहाँ पे लिमिट भी लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट, ये है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ब्रैकेट, ये है डेल्टा एक्स आई कैप, ये है डेल्टा वाई जे कैप, और यहाँ पे डिवाइडेड में है डेल्टा टी। बहुत सुंदर, इसको आप स्प्लिट मारो, लिमिट को इसके साथ फिट करो, लिमिट को इसके साथ भी फिट करो। फिट करने से क्या होता है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। ये हो गया लिमिट, ये आ गया डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है जी, और आई कैप प्लस, फिर से लगाते हैं लिमिट। अब फिर से टाइम इंटरवल को तो हम श्रिंक कर रहे हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे ये है जे कैप। अब बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आया है आपके पास,
थोड़ा सम्मान के साथ, ये जो एक्सप्रेशन आया ना आपके पास, ये बहुत बढ़िया। और ये इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम लोग कहते हैं dx बाई dt, इसको कहते हैं dy बाई dt। ठीक, कैलकुलस के वातावरण में तो ये बन जाता है dx बाई dt i कैप और dy बाई dt j कैप। तो ये हो गया आपका vx, ये हो गया आपका vy। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो सर vx i कैप प्लस vy j कैप। जल्दी से पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे दौड़ाता हूं कहानी को। हो गया? ओके, हो गया तो बहुत बढ़िया। चलो, क्या है, जगह की थोड़ी सी कमी है, ड्राइंग्स इतने सारे हैं, लिखना भी है कुछ कुछ हमें, तो थोड़ा सा टेंशन है। हाँ, क्या लिख रहे थे हम लोग? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी VINST बराबर कितना आ गया? ये सर सेम तो आया फॉर्मूला, सेम नहीं है भाई, अलग है, मैं बता रहा हूँ क्यों। VY J कैप, ठीक है, अलग है, बिल्कुल अलग है, कारण बताते हैं अभी आपको। आप याद रखो, वेलोसिटी निकालना है तो यही लगेगा याद रखने के लिए। अब एवरेज बोला है तो क्या याद रखोगे, ये भी बता देता हूँ। एवरेज में आपको याद रखना है कि जो Vx है वो है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और Vy है वो है डेल्टा y बाय डेल्टा t। उसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस में आपको याद रखना है Vx बराबर है dx बाई dt और Vy बराबर है dy बाय dt। बहुत सुंदर, काफ़ी चीज़ समझ गए आप लोग। देखते देखते पता भी नहीं चला, आधे घंटे में कई सारी चीज़ें सीख गए। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, कैमरे में सब बरोबर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं देख लिया जाए। दिख तो रहा है यार, सब बढ़िया, शानदार। चलो, देखो आप लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी समझ गए, बहुत बढ़िया। याद रखना, 2D मोशन में हो तो कर्व पे टेंजेंट डाल दो, वो टेंजेंट बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन। कैलकुलेशन कैसे करना है उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया, ये मुद्दे की बात है, ठीक है। और अगर एक और चीज़ मैं बता दूं क्या? चलो यार बता देते हैं, तुम लोग भी नहीं तो फिर सोचोगे सर ग्राफ में क्यों दिखाई नहीं इस चीज़ को। ये लो, चलो देख लो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, ये हम लोग अभी जो कैलकुलेट किए हैं, उसका एक कंपोनेंट इधर है बच्चों, ये है, क्या है ये Vx है। एक कंपोनेंट यहाँ पे है, ये क्या है? ये Vy है। चाहो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो, ये है कहानी। हर पॉइंट के लिए अलग से ऐसी कहानी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो, ओके, तो सर अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन, अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट समझ गए, 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एवरेज वेलोसिटी होता है सर। फॉर इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट, टाइम को श्रिंक करना है। उसी प्रकार से 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो बदलाव आता है उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। कौन सा एक्सीलरेशन है सर? ये एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? तो ये एवरेज एक्सेलरेशन। अब आपको दोनों के बीच में अंतर भी समझाएंगे, ठीक है। तो पहले सम्मान के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। ध्यान से देखें, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए चलो मैं लिख लेता हूं AVG एरो। बहुत बढ़िया। और आपको पता है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में बदलाव, ठीक, डिवाइडेड बाय कितना समय लगा है वो बदलाव आने में। ये है एवरेज एक्सेलरेशन की कहानी। तो जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा। याद रखना है, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा। मैं जरा आपको ग्राफ में समझाता हूं चीजों को, बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित करें इधर। ये देखें, 2 पॉइंट्स लगाते हैं, लोकेशन 1, लोकेशन 2। लोकेशन 1 भाई यहाँ पे आपकी कार थी, कब? जब स्टॉप वॉच में T1 बजे थे। यहाँ पे आपकी कार थी कब? जब स्टॉप वॉच में T1 प्लस डेल्टा T बजे थे।
ठीक है, तो कितना समय बीत गया, डेल्टा टी समय बीत गया। अच्छा, तो सर हम तो सीखना चाहते हैं एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, यहां पे अगर कोई पूछे पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितनी है या किस डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे? सर टेंजेंट खींच देते हैं। अभी तो आपने बताया, ये लो खींच दिए, क्या नाम दे दिया इसका, लोकेशन 1 के लिए V1। अब वैसे ही पॉइंट 2 पे, ये पॉइंट 2 पे टेंजेंट खींच दो आप, क्या हो गया, V2 हो गया। हाँ लेकिन गाड़ी रुक गई। अब क्या करें, अब यहां से कैसे आगे बढ़े? हमें तो एक्सेलरेशन समझना है। सर अभी तक तो ऐसा होता था, मोशन इन 1D में एक ही डायरेक्शन में हम चलते जाते थे। अगर यहाँ पे 10 का वेलोसिटी है और आगे जाके 20 का होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर टाइम 0 सेकेंड है, वहाँ 1 सेकेंड है, तो हम कहते थे कि 10 मीटर पर सेकेंड का उछाला है 1 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकेंड होता था। ठीक, नहीं समझे? अरे यहाँ पे मान लो कितना है वेलोसिटी, 10 का है, यहाँ पर कितना हो गया, मान लो 20 हो गया, और मान लो चलो यहाँ से टाइम 0 है, यहाँ 2 सेकेंड है, तो कितना देर लगा, 2 सेकेंड लगा। कितना जंप आने में, 10 का जंप आने में, कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में, तो कितना आंसर आया, 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाता है एक्सेलरेशन। 1D में तो ऐसा काम चल जाता था, अब नहीं चलने वाला। अब वेक्टर्स के वातावरण में हमको रहना होगा और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना होगा। ज़रा ध्यान से देखें तो वेक्टर्स में जो भी एडिशन होता है ना, प्लस माइनस होता है। अभी देखें ना, प्लस माइनस होते हुए 10 से 20 क्या किए, 20 माइनस 10 किए थे। तो यहाँ पे क्या करना है, ज़रा देखें, इस वेक्टर को खींच के लाते हैं नीचे, इसको भी यहाँ से खींच के लाते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूँ। ध्यान से देखो आप, कहाँ, तो इसका डायरेक्शन पहले इस तरफ था, नॉर्थ ईस्ट में था, अब ये लगभग साउथ ईस्ट में चला गया, तो एक्सेलरेशन वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ये। तो वेलोसिटी में बदलाव इस दिशा में आया है, तो आपका चेंज इन वेलोसिटी इस दिशा में है, इसलिए मैंने कॉमा करके यहाँ पे एक्सेलरेशन को भी सेम डायरेक्शन दिया है। क्यों? ये तो रिलेशन में है, जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वही सेम चेंज, या फिर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन रहेगा। ये कहानी हुई एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन को समझने के लिए थोड़ा सा मेरे को डायग्राम में ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा। अब आपको दिखाते हैं वो क्या है। आप देखो, इस V1 को आप तोड़ सकते हो कंपोनेंट्स में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप बोल सकते हो सर Vx1, इस वर्टिकल कंपोनेंट को आप बोल सकते हो Vy1। वैसे ही यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट्स टूटेंगे, एक यहाँ वाला है, ये हो जाएगा Vx2, V2 की बात हो रही है तो Vx2, और वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा Vy2। बस आपको एक्सेलरेशन को देखना है, तो एक्सेलरेशन के भी बच्चों दो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट आएगा इधर, ये देखो मैं बना देता हूँ, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा एक्सेलरेशन का, और एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा। ये एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट रहेगा वाई डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी Vx1 से चेंज हो रहा है किसमें, Vx2 में। और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट क्यों आएगा? क्योंकि वेलोसिटी Vy1 से चेंज हो रहा है Vy2 में। बात समझ में आई? मेरे ख्याल में तुम लोग मुद्दे की बात समझ गए, ठीक। तो आप फाइनली एक्सेलरेशन के लिए भी एक रिलेशनशिप बना सकते हो। मैं उसको यार यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि देखो डेल्टा वी में आपको समझ में आ गया कैसा कैसा चेंज आ रहा है। चलो एक बार देख लो, डेल्टा वी में आप बोल सकते हो कि सर Vx2 माइनस Vx1 प्लस फिर डेल्टा वी में चेंज इन वेलोसिटी किसमें, वाई डायरेक्शन में, तो फाइनल माइनस इनिशियल वाई। और ये सारा का सारा कार्यक्रम किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे चेंज इन एक्स, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान से देखें आप, प्लस यहाँ पे वेलोसिटी वाई दिशा में जो बदलाव आया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो निकल के आया है ये एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आया है, ए एवरेज किसमें, एक्स में, और यहाँ पे जो निकल के आया है ये एवरेज किसमें, वाई में। हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपको, ये क्योंकि एक्स और वाई मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, आप यहाँ पे आई कैप और जे कैप लगाना मत भूलें, आई कैप और जे कैप लगाना ना भूलें, ठीक है। तो फाइनली मैं एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए एवरेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। समझ गए? आसान था। अच्छा देखिए, हर जो भी चीज आप लिखते हो ना इक्वेशन, वो ग्राफ में दिखना जरूरी है, डायग्राम में। जितना ज़्यादा फिजिक्स में आप
पिक्चर बना बना के सीखोगे उतना अच्छा है। अच्छा एक और बात अब आपके मन में आ सकता है, सर एवरेज एक्सेलरेशन आपने तो लिख दिया ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, लेकिन ए एक्स और ए वाई क्या? तो याद रखने के लिए ए एक्स मतलब चेंज इन वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ए वाई मतलब चेंज इन वेलोसिटी किसमें? वाई डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम इंटरवल। बस यही तो कहानी है। ठीक, यहाँ पे सब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से था, यहाँ पे सब चेंज इन वेलोसिटी के हिसाब से हुआ, और क्या। हाँ अब मुद्दे पे आते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ गए हो तो एक्सेलरेशन भी समझ जाओगे। अभी बताते हैं आपको। ये देखें, चलिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझ गए, वेलोसिटी। ठीक, तो एक काम करते हैं, 2 पॉइंट्स रखेंगे। एक वो पॉइंट है जहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, जो कि ये टाइम टी पर, यहां पर इस पल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब टैंजेंट खींच दो, वो तो हो गया। सर लेकिन एक्सेलरेशन कैसे निकाले? तो बताते हैं। इसको फिक्स रखो आप, दूर में एक पॉइंट लगाओ, इसको हम लोग इस कर्व के अलाउंग, इसी ट्रैक में, इसी कर्व में तो हमारी गाड़ी चल रही थी क्या? ठीक है, मूव कराएंगे, कुछ नाम दे दो। यहां पे वेलोसिटी कितनी इंस्टेंटेनियस आपको पता है, v1 है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, तो जो पहला स्टेप होगा क्या है ये? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यार इसको लिख लेना चाहिए ना, इसको मैं लिख लेता हूं, वो बेहतर होगा। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैसे डिफाइन करोगे? तो ये आप बोलोगे सर ए, एरो लगा दो ऊपर, INST लिख दो, तो बस क्या श्रिंक करना है हमको? सर एवरेज एक्सेलरेशन ही होता है वो, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम ही होता है। बस टाइम इंटरवल जो होता है ना वो बड़ा छोटा होता है, डेल्टा टी जो होता है बड़ा ही छोटा होता है। ठीक है, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो बनाते हैं इसको। पहले तो बस इस एनिमेशन को बड़े अच्छे से समझो आप लोग। यहां पर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v2। ठीक है, अब जरा मैं इसके लिए वेक्टर डायग्राम बनाता हूं वेलोसिटी का। तो ये बन गया v1, बिल्कुल छेड़ना नहीं है उसका डायरेक्शन को। v2 का भी डायरेक्शन नीचे है तो यहां पर भी नीचे रहेगा। ये हो गया v2। तो जो एक्सेलरेशन हुआ वो ये हुआ। ठीक है, जो चेंज इन वेलोसिटी आया वो ये आया अल्टीमेटली। अच्छा, इसी डायरेक्शन में क्या रहेगा? एक्सेलरेशन रहेगा। कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने एनिमेशन बनाया ये डायनामिक है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे नजदीक लाऊंगा तो जाहिर सी बात है इसका जो टैंजेंट है अब इस तरफ पॉइंट करेगा, तो यहाँ पर भी आपको साथ में चेंजेस देखने मिलेंगे। कैसे होगा? ये देखो, टाइम को कम कर दिए। ठीक, पहले इतने दूरी पर था तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में समय भी काफी ज्यादा था। अब समय को मैंने कम कर दिया क्योंकि दूरी को मैंने कम कर दिया, तो यहां पर भी चेंजेस आया। दिखा? फिर दिखाएं, ये देखो, ये अब देखना यहां पे भी चेंज आएगा। समझ में आया? धीरे धीरे थोड़ा सा आपको डायरेक्शन भी चेंज मिलते जाएगा एक्सेलरेशन का। और पास लाएं, समझ में आया? और पास लाएं, समझ में आया? तो ये है अल्टीमेटली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। कौन सा एक्सेलरेशन? तो सर ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब फाइनल फिगर में बना देता हूं, इसको देख लो यार आप लोग। हाँ ये ठीक, और डायरेक्शन सेम है ना। ये देखो, ये कहाँ इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर आप देखोगे इसको ऊपर से देखोगे तो ये उभरा हुआ नजर आएगा, इसको इधर से देखोगे तो ये दबा हुआ नजर आएगा। तो ये कनकेव साइड है और ये कॉन्वेक्स साइड है। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे रहता है? कॉनकेव साइड में रहता है। एक एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है ज़्यादा टेंशन मत लो। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। और यार मैंने कुछ लिखा नहीं है, आप चाहो तो जैसे मैंने अभी एनालिसिस किया था बिल्कुल उसी हिसाब से सेम एनालिसिस कर सकते हो। और यहाँ पे अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए इंस्टेंटेनियस में लिख देता हूँ आप सबके लिए। क्या आ जाएगा फिर से? सर ए एक्स आई कैप हो जाएगा, ए वाई जे कैप हो जाएगा। बस अंतर ये है कि सर ए एक्स बराबर हो जाएगा इस बार डी वी बाई डी टी, और ए वाई बराबर हो जाएगा डी
वी एक्स लिखा है ना, इसको डी वी वाई लिख लो, डी वी वाई नहीं है, ये एक्स है, डी वी वाई बाय डी टी। बच्चों फटाफट वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लें। हो गया? अब नोट अगर कर लिए हो तो जरा इस क्वेश्चन पे नजर दौड़ाओ, मुझे तो यहां पे सब कुछ मिटाना पड़ेगा अब, ठीक है? आगे की कहानी है, देख लो अच्छे से। ये है एक परफेक्ट क्वेश्चन मोशन इन 2D का, ठीक? हर समय कार के पोजीशन को मॉनिटर किया गया, t बराबर 0 सेकेंड्स पे अगर आपको पता करना है कि कार के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो इसमें आप 0 रखो t के जगह, पता चलेगा आपको 28 है, और यहां पर भी 0 रखोगे तो आपको उसका y कोऑर्डिनेट पता चलेगा जो कि 30 है। तो यहां पर ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, ये कितने के लिए बनाया है? ये 0 के लिए बनाया है, तो ये 28 और ये लगभग कितना आ जाएगा? 30। चलो बताता हूं, पहले ये हो गया ना नोट, चलो इसको बताएं। कई सारी चीजें सीख गए यार हम लोग बड़े कम समय में। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन में आपको ग्राफ वैसे नहीं बनाना है, ये मैंने बनाया है क्योंकि एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ भी इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है आप उसको विजुअलाइज कर पाओ। ये असली मतलब है विजुअलाइजेशन का, ये सब चीज़ आपको दिखाई देगा, आपके सामने फिजिक्स होते हुए नजर आएगा, फिजिक्स चलते हुए दौड़ते हुए सब आपको दिखाई देने वाला है। हाँ जी, बाय द वे अगेन लेट मी रीइटरेट, क्वेश्चन में ग्राफ आपको नहीं बनाना है, मैंने खुद बनाया है। कैसे बनाया है? तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम को वेरी करा सकते हैं। मैंने t इज इक्वल टू 0 से लेके 25 तक वेरी कराया और मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है? इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर लिया था। इस सब का टेंशन मत लो, आप मुद्दे की बात समझो। इस क्वेश्चन के हैं वैसे 3 पार्ट्स, ये पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में वेलोसिटी निकालेंगे 15वें सेकंड पे, तीसरे पार्ट में हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो भी इंस्टेंटेनियस। कैसे करना है बताते हैं, देखें क्या है। आपको यहां पे जो क्वेश्चंस मिलने वाले, वहां पर आपको x और y पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं हम लोग इनको। x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, हाँ, लेकिन x और y दोनों किसके गुलाम है? समय के गुलाम है, टाइम के गुलाम है, ठीक है? तो यहां पे आपको वो साफ साफ दिख रहा है। तो यहां पे अगर 0 रखोगे तो यहां पर भी 0 रखोगे, एक्स वाई मिल गया। यहां पे अगर 1 रखोगे तो यहां पर भी 1 रखोगे, फिर उसके लिए एक्स वाई मिल गया। इस प्रकार से आप तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, मत करना, ठीक है? कैलकुलेट करके प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 0 के लिए यहां पे आया, 5वें सेकंड के लिए देखो 56 और -10 कितना? 56, 56, x में 56, तो 40 50 यहाँ पे 56, हम लोग यहाँ पे 56 और -10 मतलब यहाँ थोड़ा सा नीचे जाना है हमको, यहाँ पे कहीं, ये 5 सेकंड्स परफेक्ट आया। 10वें सेकंड का पॉइंट ये, 15वें सेकंड का ये, 20वें सेकंड का ये और 25वें सेकंड का ये। तो बड़ी मेहनत लगी यार ये सब बनाने में। ये तो हो गया सर, हमें बताना है सबसे पहले, ठीक है? ये कार है, बेसिकली कार चला रहे हो ग्राउंड में, और ग्राउंड में ऊपर से जब हम देख रहे हैं ड्रोन कैमरा के थ्रू, ऐसे एक्सिस बने हुए हैं, ऐसा आप मान लो, और आपकी कार बिल्कुल जू जू करते हुए यहां से ऐसा मोड़ते हुए ड्रिफ्ट मारते हुए यहां पे आ गई। कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। तो कार कौन से इक्वेशन को फॉलो करी? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इसको फॉलो करा और वाई कोऑर्डिनेट के लिए इसको फॉलो करा। ये तरीका है। सबसे पहले हमको बताना है कार का पोजीशन वेक्टर, 2 तरीके से बताना है, ठीक है? लिखें, क्या बताना है सर? पोजीशन वेक्टर बताना है। लिख लेता हूं मैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ कार। 2 तरीके से बताना है। सबसे पहला कौन सा तरीका बताना है? क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर नोटेशन। अच्छा, आई कैप जे कैप वाली दुनिया में यूनिट वेक्टर नोटेशन बताते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। और दूसरा तरीका क्या है? मैग्नीट्यूड एंड एंगल। क्या? मैग्नीट्यूड प्लस एंगल, दोनों बता देता हूं मैं। देखो ये दिख जाएगा डायग्राम, यहीं पे दिख जाएगा आपको। देखें 15वें सेकंड पे यहां पर है, बस इस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दो, यही पोजीशन वेक्टर है, ठीक? बात समझ में आई? और ये अगर इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में चाहिए तो वो भी हम बता सकते हैं। देखो अब एक काम करते हैं बच्चों, इसको ना हम चाहें तो यार यहाँ पे
यहाँ पे लिख सकते हैं O और यहाँ पे लिख सकते हैं A। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OA हो गया। ठीक है, लिखें इसको, क्या हो गया सर, OA हो गया। ठीक है, ये अब आपको पता है, क्या पता है कि x में ये कितना है और y में कितना है। तो ये हमको पता है कितना, 66.25, तो लगभग 66 ले लो, और इसको 57, वो भी माइनस में, तो इसको लिख लो आप 66 आई कैप माइनस 57 जे कैप, हो गया। यही तो है पोजीशन वेक्टर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार, मेरे पास सारे आंसर्स लिखे हुए हैं कॉपी में। 66 आई कैप माइनस 57 जे कैप, बहुत सुंदर, इतना तो हो गया। क्या बोला है, और मैग्नीट्यूड और एंगल नोटेशन में बताना है। यूनिट वेक्टर नोटेशन में ये देखो आई कैप जे कैप बढ़िया से हम लोग बता दिए। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो वेक्टर्स के भाषा में हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आई और जे जो है उन दोनों की जो कोफिशिएंट्स है उनको स्क्वायर लगा लो यार बच्चों आप। ये देखो, ये लो स्क्वायर लगा लो। इसका आंसर कितना आएगा ये भी बता देता हूं यार आपको। ये जो वैल्यू आएगा लगभग 87, 87, वैसे तो 87.2 आएगा, आप 87 है मान लो, कितना 87 मीटर्स। अब ये सवाल उठता है कि भाई ये यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल है ना, ये एंगल कितना है, सोच सकते हो। ये ग्राफ है आपका, ये 15वें सेकंड पे ना, 15 सेकंड, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक, और ये यहाँ पे एंगल है। आप देखो, आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री लगा करके ये एंगल निकाल सकते हो, इसको मान लो आप थीटा। तो ये आपका x, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना है आपको पता है, x कितना है 66, ठीक। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो। y कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है 57, प्लस माइनस का टेंशन मत लो आप, सब अपने आप वर्कआउट हो जाएगा। अब आप क्या लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, 57/66 हो जाएगा। क्या लगाओगे आप, लगाओगे tan थीटा। क्या लगाओगे, इसके सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर, 57/66। इसको अगर आप करोगे तो मैं आपको बताता हूं ये आंसर कितना आएगा, ये आएगा 41, कितना 41 डिग्री। अब ये जो एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये देखो, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कितना 15वें सेकंड के लिए, ये ए है, ये ओ है। ये एंगल हमेशा मेजरमेंट होता है इस पॉजिटिव एक्स के हिसाब से। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा याद रखना एंगल इस पॉजिटिव एक्स के हिसाब से नापते हैं। तो या तो आप ऐसा वाला वैल्यू लिखो एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक में जो भी मेजरमेंट होते हैं पॉजिटिव होते हैं, या फिर ऐसे में लिखो। तो ये लिखना ज़्यादा आसान लग रहा है। तो ये आया तो 41 डिग्री है, लेकिन आंसर में मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ तो आप 41 डिग्री लिखोगे, लेकिन अगर आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में लिखना है तो आप आंसर क्या लिखोगे, -41 डिग्री। बात समझ में आया, ग्राफ में तो आप 41 डिग्री दिखाई रहे हो, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। हमेशा जो भी एंगल मेजरमेंट्स लिखते हैं, अगर आप ग्राफ नहीं बनाते हो तो आप क्या लिखोगे आंसर, माइनस के साथ 41 डिग्री। अगर आप ग्राफ बना के दिखा रहे हो तो टेंशन लो ही मत। ये यहाँ पे कितना डिग्री आएगा, ये देखो, ये मैं बना दिया 41 डिग्री। माइनस नहीं लगाओगे तो कोई टेंशन नहीं। माइनस साइन जस्ट इंडिकेट्स दैट द मेजरमेंट ऑफ द एंगल हैज बीन डन इन द क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। ये मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लगा दिया है, नहीं लगाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। क्या समझ गए सर, ये समझ गए कि पोजीशन वेक्टर को कैसे यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना है और मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन में लिखना है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, एंगल कितना है, ठीक। और अच्छी चीज बताएं आपको, चलो बता देते हैं। पॉज करो, नोट करो, हो गया, ओके। मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन में इसको हम लोग लिखेंगे, कितना आया था, 87 मीटर्स आया, एंगल में -41 डिग्री। ये तरीका एकदम परफेक्ट तरीका बताया आपको। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, मेरे ख्याल में मैंने ABC करके लिखा है, तो यहाँ A लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन की दूसरी पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें बताना है कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। बड़ा आसान है, ठीक है। देखो आप 15वें सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, v इंस्टेंटेनियस। अभी ताजा सीखे हम लोग, याद रखो यार। a की बात करोगे तो ax i कैप, v की बात करोगे तो vx i कैप, vy j कैप। अगर यही 3D में होता तो z vz k कैप आ जाता। a इंस्टेंटेनियस होता तो ax i कैप। समझ गए, समझदार हो तुम लोग। इसका इस्तेमाल करना है हमको कहीं ना कहीं। अब देखो vx और
वी एक्स को हमें कैलकुलेट करना है, तो बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ। वी एक्स बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ मैं, डी एक्स बाई डी टी के। तो यहाँ पे लगाना है आपको डी बाई डी एक्स, ठीक। अरे क्या लिख दिया मैंने, डी बाई डी टी। तो अब आप सोचोगे कि सर ये एक्स क्या है, एक्स जो है दिखाते हैं आपको, ये है भाई एक्स, ये है एक्स की वैल्यू, समझ में आया। और उसी प्रकार से ये है वाई की वैल्यू, ठीक है। तो चलो प्लग इन करते हैं एक्स और वाई, अभी अभी रखेंगे। तो डी बाई डी टी, ये यहाँ पे मैं रखता हूँ, डी बाई डी टी, एक्स की वैल्यू कितनी, -0.31 टी स्क्वायर, -0.31 टी स्क्वायर प्लस और क्या 7.2 टी और क्या प्लस 28। यहां से वी एक्स निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक। कब निकालना है, 15वें सेकंड पे निकालना है, कब, टी बराबर 15 सेकंड पे, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो फिर एक एक्सप्रेशन ही आएगा बस। वी वाई कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। अब आप देख लो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, यहाँ पे रिपीट हो गया क्या, डी बाई डी टी। अब यहाँ पे y कितना है 0.22 टी स्क्वायर प्लस -9.1 टी, 0.22 टी स्क्वायर -9.1 टी और प्लस 30। हाँ जी, ये टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, 2t हो जाएगा, ठीक है। कहाँ लिखूं मैं, स्पेस की बड़ी कमी है यार, बहुत कमी है। कितना आएगा मैं बता रहा हूं, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -0.61 टी, 7.2 टी, तो डी बाई डी टी ऑफ टी तो हो गया 1, तो प्लस क्या बचेगा 7.2। बस भाई थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो दिक्कत है। 0.22 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.44 और t का t, तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बस, ये तो बाहर आ जाएगा -9.1। अब यहां पे आपको बच्चों वैल्यू कितनी रखनी है, यहां पे t की वैल्यू रखनी है 15, यहां पे t की वैल्यू रखनी है 15। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन, कितना मिलता है दोनों, तो अब आपको बताते हैं। एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, वेलोसिटी, दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं, एक -2.1 आ रहा है, एक -2.5 आ रहा है। ये -2.1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ये -2.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब क्या है और ये दिखता कैसा है ये भी बताएंगे आपको, चिंता मत करो। इतना समझ में आया, ठीक है। जरा पॉज करो, नोट करो, कर लिया, ओके। कितना आंसर लिख रहा हूं मैं सीधा, हाँ जी। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया वी एक्स और वी वाई सेपरेटली, सीधा लिख रहा हूं मैं वी इंस्टेंटेनियस -2.5, यही आया ना, सॉरी पहला क्या आया वी एक्स -2.1, फिर 2.5, ये आ गया, ठीक है। चाहो तो रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर रिजल्टेंट निकालना है तो मैं बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। पहले इसको प्लॉट कर ले, चलो पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अगर निकालना है इसका, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये निकलेगा √, फिर से माइनस में 2.1 का स्क्वायर प्लस और माइनस में 2.5 का स्क्वायर, कितना आएगा ये करके देख लो आप लोग, ठीक। अब मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, वेक्टर्स में मैंने निकाल दिया, दैट इज इनफ, ठीक है। अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं बच्चों, ये देखें आप, कहां पे निकाल रहे हैं हम लोग वेलोसिटी, 15वें सेकंड पे, तो जाहिर सी बात है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसा रहता है, टैंजेंशियल रहता है। अच्छा, वो टैंजेंशियल निकल करके आएगा, आप देखो ये दोनों आंसर कैसे आए हैं सर, वी एक्स जो है वो भी नेगेटिव आया है, वी वाई जो है वो भी नेगेटिव आया है। वी एक्स नेगेटिव मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ध्यान से देखें वहां पर आप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी एक्स नेगेटिव मतलब इस तरफ, ठीक, ये 2.1 का है। और वी वाई जो है वो भी नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर, नेगेटिव है मतलब नीचे। इसको थोड़ा सा मैंने बना बढ़ाया है क्योंकि ये 2.5 है, 2.1 छोटा है तो मतलब ये छोटा है, तो रिजल्टेंट जो आएगा कुछ इस दिशा में आएगा। ये है रिजल्टेंट जिसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, √2.1 स्क्वायर 2.5 स्क्वायर कर लेना, ठीक है। मेरा काम खत्म हो गया। अब यहां पे एक और चीज है,
वो ये है कि हम चाहें तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने तो लिख दिया डायरेक्ट कितना 130 डिग्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आंसर आया कहाँ से, तो बताते हैं, टेंशन नहीं, बिल्कुल बताते हैं। हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ पे हैं, कहाँ पे, इधर 15वें सेकंड पे, बिल्कुल वहीं पे मैं एक पॉइंट लगाता हूँ और ऐसा करके कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना लेता हूँ। ये लो बना लिया। अब यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शंस हैं, ठीक है, एक वेलोसिटी इस तरफ है, ये लो सर, ये है एक वेलोसिटी, कितना, ये 2.1 का है। अब नेगेटिव है तो करके मैंने इधर लगाया। दूसरा वेलोसिटी कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये है, ये कितने का है, ये 2.5 का है, ये 2.1 का। बिंदास लिखने का, टेंशन नहीं लेने का, पैरेललोग्राम लॉ लगाने का, ए पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, बस। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये आ जाएगा रिजल्टेंट। ये देखो यार तुम लोग, ये बन गया रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट क्या है, ये रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, VINSTRES, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है पर्टिकुलर एंगल पे आएगा, वो ये यहां से इसके रिस्पेक्ट में, ये पॉजिटिव एक्स है, क्या है ये पॉजिटिव एक्स। तो यहां पे आपको ये तो पता है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, साफ साफ। अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हो ना यार आप, ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेते हो यार, तो मजा आ जाएगा। अरे तो बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं ना यार, देखो tan थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये लंबाई कितनी है, तो 2.1 है, डिवाइडेड बाय बेस ये कितना है, 2.5 है। यार कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, tan इनवर्स ऑफ 2.1 बाई 2.5 करें, ये आंसर आएगा कितना आपका, 40 डिग्री। अब देखो बच्चों, ये 40 है, ये 90, 90 और 40 कर लो, जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 130। ये तो लिखा है मैंने, समझ में आई बात। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल कितना बनेगा, 130 का बनेगा। नेगेटिव को भूल जाओ, टेंशन मत लो, ठीक। एंगल कितने का बन रहा है, 130 का। वो बस क्लॉकवाइज से करके मैंने माइनस लगा दिया, टेंशन मत लो। अगर आप डायग्राम में दिखा रहे हो तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ऑल राइट, तो ये लो वेलोसिटी भी समझ गए, है ना। थीटा इज इक्वल टू कितना लिखोगे, -130 डिग्री, ये सही आंसर है, -130 डिग्री। तो हमेशा किसके हिसाब से नाप रहा है, अगर पॉजिटिव एक्स के हिसाब से, ये नापा है। ओके, मूविंग ऑन। अब फाइनली कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन। चलो इसको भी देख लो यार आप, ये लो, व्हाट इज द कार्स एक्सेलरेशन। हाँ जी, तो बच्चों हमारे पास थोड़ी देर पहले कुछ इक्वेशंस आए थे, थोड़ा सा मेरे को इसको मिटा लेना चाहिए क्या, चलो यहीं पे करते हैं। हमारे पास आया था Vx, कितना कैलकुलेट हुआ था बताऊं मैं, Vx आया था 0.62t माइनस में, 0.62t प्लस 7.2 मिला लेना आप लोग। साथ में मेरे पास Vy का वैल्यू आया था 0.44t माइनस 0.44t माइनस, ये आया था 9.1, ठीक है। अगेन आपको पता है, अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो dv बाई dt, x में भी और y में भी। क्या करोगे, आपको निकालना है ax, तो आप क्या बोलोगे सर, dvx बाय dt करते हैं। तो यार यहाँ पे t तो गया, क्या बचा, 0.62 बचा, क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। x के डायरेक्शन में है तो क्या लिखोगे, i कैप, और ये ay क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर dv बाय dt, ये आंसर कितना आ जाएगा, तो सर 0.44 बचेगा, t तो गया, 1 हो गया, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 0.44 मीटर, छोड़ो इसको पहले लिखो j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये i कैप, ये j कैप, ये x का, ये y का। फाइनल इक्वेशन कैसे लिखोगे, a इंस्टेंटेनियस, कब, कांस्टेंट है, पता नहीं तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं, 0.62 i कैप, 0.44 j कैप। कैसा है ये, कांस्टेंट है, ठीक, समय के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि t बराबर 15वें सेकंड पे यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग आएगी, क्यों, क्योंकि आपने जब इसको वापस से डिफरेंशिएट किया, dv बाई dt किया, तो यहाँ पे t का एक्सप्रेशन ही नहीं आया, इस एक्सप्रेशन में t कहीं आया ही नहीं, वो गायब हो गया,
तो मतलब ये टी पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है, समय के साथ नहीं चेंज होता, समय के साथ कोई बदलाव एक्सेलरेशन में नहीं आता, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। तो कहने का मतलब ये है इधर निकालो इधर निकालो इधर निकालो, निकालोगे क्या, टी का वैल्यू रख ही नहीं पाओगे क्योंकि टी इक्वेशन में आएगा ही नहीं। आया क्या यहाँ पे टी, आया क्या यहाँ पे टी, नहीं आया। समझ में आई बात, बड़ी मेहनत है भाई। अब दिखाएं एक्सेलरेशन, कैसी वैल्यूज आई हैं आपकी, पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक, ये 0.62 नहीं है वैसे, ये यहाँ पे माइनस है और ये यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। करे बनाए इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन, एक्स में माइनस, ये देखो माइनस की तरफ, वाई में प्लस है, प्लस आ गया तो ऊपर है, प्लस है ऊपर, तो रिजल्टेंट ये रहा, रिजल्टेंट बना दिया यार आपके लिए। नापना किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो मैंने तो लिख दिया डायरेक्ट 145। अब आप सोच रहे होगे कि सर कहाँ से आया, अभी बताते हैं। इस पॉइंट को मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पे, देखो आप, ये मैंने बनाया पॉइंट, ठीक, ऊपर में ए वाई, ये लेफ्ट में ए एक्स, तो ए एक्स थोड़ा ज़्यादा है, ए एक्स कितना है इसका 0.62 है, ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, ये 62 है, ये 44 है, तो 44 थोड़ा सा छोटा है वाई वाला, तो इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है हमको। ये मैं बनाता हूँ आपका ए एक्स, ठीक, ये ए एक्स, ए वाई, तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा दिखाएं, ये हो गया, ये बना रिजल्टेंट हमारा, ओके, ये आपका रिजल्टेंट। ए कैसा, इंस्टेंटेनियस बोलो, कांस्टेंट बोलो, एवरेज बोलो, यार एक ही बात है, इस क्वेश्चन के लिए तो सब चीज़ सेम है, ठीक। अब आपने कैलकुलेट करना है ये एंगल, ये कैलकुलेट करना है, तो इतना तो आपको पता है यार, ये 90 है, इसको कैलकुलेट कर लो, इसको थीटा मान लो, आप लिख लो सीधा tan थीटा। ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, ए एक्स के बराबर, ए एक्स कितना है, तो आप बोलोगे 0.62, आप सिर्फ वैल्यूज रखो, ये लंबाई बस देखो कितना है, ये 0.62, ठीक, और ये लंबाई कितना है, ये है 0.44, तो ये है कितना 0.44, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.44, इसका tan इनवर्स 0.62 बाय 0.44 कर लो, और ये आंसर आ जाना है बच्चों आपका, बता देते हैं 54.6 डिग्री आएगा, अंदाजे से इसको, अंदाजे से क्या है, अप्रोक्सीमेटली 55 डिग्री ले लो, तो ये 55 और ये 90, 90 में 55 जोड़ लो, कितना 145, दिखाएं, ये आंसर ये लिखना है आपको, एंगल कितना बना रहा है 145 बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन तो वैसे यहाँ पे हो गया फाइनल। थोड़ी देर पहले कुछ कॉनकेव कॉन्वेक्स बोल रहा था क्या मैं, कि एक्सेलरेशन हमेशा कॉनकेव साइड में होता है, तो ये दिख रहा है कॉनकेव साइड में। अब चलो एक ही पिक्चर में तुमको वेलोसिटी भी दिखाता हूँ, एक्सेलरेशन भी दिखाता हूँ, ये इसको देखो एक ही फोटो में, ये ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब तो कैलकुलेट किया हुआ है ना। इन दोनों के बीच में आप, कई लोग को ऐसा क्या है, एक भ्रम रहता है कि यार कर्व में किसी भी पॉइंट पर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, लेकिन नहीं, करके देख लेना, 360 में से 145 को घटाओ, 130 को घटाओ, तो आंसर कितना आएगा 85। जरूरी नहीं है, ठीक। 1D मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में 0 डिग्री भी हो सकता है, अगर इसी डायरेक्शन में है तो हो सकता है वेलोसिटी इधर हो, एक्सेलरेशन इधर लग रहा हो, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट को आप किसी ऊपर फेंक रहे हो तो क्या होगा, वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है। बात समझ में आ रहा है? क्या होता है मोशन इन 1D में, चलो बता देता हूं मैं। 1D में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है या तो 0 डिग्री पे या फिर 180 डिग्री पे। 2D में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का एक रेंज होता है। ये रेंज कहां से चालू होता है, 0 डिग्री से चालू होता है, और ये कहां तक जाता है 100। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमारे केस में कितनी है ये 85 डिग्री। तो यार आज के लिए बहुत हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। तुमको पता है अभी कितने बज रहे हैं? रात के 12 बज रहे हैं, ठीक। बहुत धमाल होने वाला है आने वाले लेक्चर्स में। अभी तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस देखने हैं, फिर आपको क्या कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाना है। बड़ा शानदार कंटेंट आने वाला है।
ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।